हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आर के एफ आई स्टडी में। दोस्तों, हम आर ओ ए आर ओ री एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं वो मैंने आपके साथ इसमें शेयर करने की कोशिश की है। इसमें मैं आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्न बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं पहले से, और इनसे संबंधित, इसी ट्रिक से संबंधित, यानी ऐसे ही जो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आपको पहला प्रश्न इसमें दिख रहा होगा, टी जे की पुत्री है, जे एस का भाई है, एस पी की माता है, ई पी से किस प्रकार से संबंधित है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने इसमें शेयर किए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। चार ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। बताना है इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 हो सकता है और उनका वर्ग का जो योग होगा वो 52 हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। ए को अगर हम जोड़ते हैं 3 + 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या है, स्क्वायर करने पर और जोड़ने पर उसका 52 योग होना चाहिए। 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 आता है और 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है। यानी यहाँ पर अगर हम इन दोनों को 9 + 49 करते हैं तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 58। होना चाहिए था 52, यानी कि दूसरी शर्त जो है वो पूरी नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 4 और 6। 4 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है और 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 हो जाएगा और 3 1 4 1 5, यानी 52 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी की दोनों शर्तें जो है वो पूरी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी को देखते हैं। अगर सी को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस तरीके से इसमें 68 हो रहा है टोटल। 68 भी, यानी सी भी गलत हो जाएगा। और टी में आपका 9 और 1 दिया गया है, यानी 10 योग हो रहा है। पहली शर्त इसमें भी पूरी हो रही है, लेकिन अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 + 1 82 हो जाएगा, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है ये। प्रश्न नंबर 2 में है, एक संख्या अपने 20% से 25 अधिक है, संख्या कौन सी होगी ये बताना है। माना कि वो संख्या x है। माना कि वो संख्या x है तो x का 20%, x का 20% हमें बताना है, तो x गुणे 20 गुणे बटे 100 कर देंगे और प्लस जो है उसमें 20 अधिक बताना है तो उसमें 20 को जोड़ देंगे, तो अब हमें यहाँ पर x मिल जाएगी, यानी संख्या मिल जाएगी। तो अब इसके आगे क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए 20 और 20 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, गुणे में 1/100 हो जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा और बटे में आपका, सॉरी, यहाँ पर 5 आएगा, 100 नहीं आएगा, 1/5 होगा। 1/5 प्लस 20 आएगा। तो जब हम x का गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा, यानी x/5 आ जाएगा, प्लस 20 कर देंगे, बराबर x हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ये वाला जो x है बाहर लेके आए, यानी कि पहले लेके आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस x/5 और बराबर में हो जाएगा आपका 20। इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करें, अब हम अगर 5 को x से गुणा करते हैं तो 5 × 5 यानी 5x हो जाएगा, और 5x माइनस x है तो 5x से 1x चला जाएगा तो 4x बचेगा, यानी कि 4x हो जाएगा और बराबर में 20 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हम याद करने के लिए 100 को 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 25 आ जाएगा तो 25 उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो वह संख्या कौन सी है 20% से 20 अधिक है जिसका वो 25 है, यानी 25 में अगर हम 25 का 20% अधिक हो जाएगा जो है वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम 25 का 20% निकालें, यहाँ पर 25 का अगर हम 20% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दोस्तों जब हम 25 का 20% निकालेंगे तो 20% 25 का हो जाता है 5, यानी 5 जो है वो
25 का 20% हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 20 में 25% 20 का जोड़ देंगे, सॉरी 20 में अगर हम 20 का 25% जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 20 का 25%, तो 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, किसी कूट भाषा में DENT को 51, LOAD को 40 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कोट को किस रूप में लिखा जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे डेंट को लिख लेते हैं। डेंट में डी का जो स्थानीय मान होता है वो 4 होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ई का स्थानीय मान 5 होता है, एन का स्थानीय मान 14 होता है और टी का स्थानीय मान जो होता है वो 20 होता है। अब अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 4 5 9 9 4 13, 13 का आ जाएगा आपका 3, 1 और 2 3 हो जाएगा और वहां से ले लेंगे 4, 43 हो जाएगा। 43 में अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 51 आएगा। तो 8 जोड़ देंगे, 51 हो जाएगा। चलिए आप लोड को ऐसे ही चेक करते हैं, बिल्कुल यही ट्रिक लगा के। LOAD, एल जो का स्थानीय मान होता है वो 12 होता है, ओ का स्थानीय मान 15, ए का स्थानीय मान 1 और डी का स्थानीय मान होता है 4। अब इसको जोड़िए, इसको अगर हम जोड़ते हैं लोड को तो कितना हो जाएगा? 12 15 हो जाएगा 27, 27 1 28, 28 4 कितना हो जाएगा? 32। और 32 में अगर हम 8 जोड़ दें, जैसे कि 8 यहाँ पर जोड़ा था, तो 40 हो जाएगा। यानी इन सबका जोड़ हो जाएगा 40। दूसरा वाला भी सही हो रहा है, पहला भी सही हो चुका है। अब इसी विधि से हम कॉस्ट को भी निकाल लेते हैं। COST, सी का स्थानीय मान 3 है, ओ का स्थानीय मान 15, एस का 19 और टी का होता है 20। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14 और 3 17, 17 का 7 हो जाएगा। 1 1 2 2 4 और 1 5, 57 हो जाएगा। 57 में अगर हम 8 जोड़ दें, 57 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 65। और 65 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 65 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्या क्या दी गई है? 25, 26, 53, 160, 641, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए 25 से 26 तक जाने के लिए क्या किया गया? 25 से 26 तक जाने के लिए क्या किया गया? हम इसका थोड़ा साइज छोटा करते हैं, तब आएगा। 25 से 26 तक जाने में 26 से 53, 53 से 160 और 160 से 641, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 25 से 26 तक जाने के लिए 25 में 1 से गुणा किया गया है और प्लस में 1 किया गया है, तो 25 से कम 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। अब 26 से 53 तक जाने के लिए क्या किया गया? 26 में 2 से गुणा किया गया, 26 गुणे 2 और प्लस 1 किया गया। तो 26 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 में प्लस 1 करेंगे तो 53 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ है? गुणे में 2 और प्लस में 1। फिर 53 से 160 तक जाने के लिए क्या किया गया? 53 में 3 से गुणा किया गया और प्लस 1 कर दिया गया। तो 53 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 159 प्लस 1 60। तो यहाँ पर गुणे में 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे किया गया 160 में 4 से गुणा किया गया और प्लस में 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 640 प्लस 1, 641। अब इसी तरीके से 641 में 5 से गुणा करेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। 5 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 का 0, 5 छक्के 30 और 2 32 और प्लस में 1 करेंगे, जब प्लस में 1 करेंगे तो 3206 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 3206 आ जाएगा। 3206 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने अक्षर हैं। जैसे यहाँ पर एक ही खाली स्थान, एक हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं इसमें। तो 12 अक्षर है तो इसका मतलब है इसमें जो पेयर बनेगा वो 3 3 बन सकता है और 4 4 का बन सकता है। 3 3 का या 4 4 का पेयर बन सकता है, तो हम 4 4 का पहले बनाते हैं, यानी कि यहां से यहां तक का एक लेंगे, यहां से यहां तक का दूसरा और यहां से यहां तक का तीसरा। 3 पेयर बनेंगे 4 4 के। अब देखिए यहाँ पर ई डी और बी, यहाँ पर देखिए डी से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो डी से पहले हम यहाँ पर ई रख लेते हैं, ठीक। और डी के बाद क्या आ रहा है ये हमें नहीं पता, डी के बाद क्या आ रहा है ये नहीं पता है, ठीक। उसके बाद में ये बी दिया गया है, ई दिया गया है, सी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 4 4 का ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर हमने 3 भर दिए, ई हो गया, डी हो गया, बी हो गया। 4 ही अक्षर होते हैं एक पेयर में, तो कौन सा अक्षर छूट रहा है, सी छूट रहा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी डी और बी के बीच में सी हो जाएगा। अब सी से पहले कौन सा है, बी है, तो यहाँ पर बी भर देंगे, यहाँ पर बी आ जाएगा। और सी के बाद में कौन सा है, तो सी के बाद में यहाँ पर सी से पहले डी है, सी से पहले डी है और बाद में बी है, डी और बी के बीच में कौन सा है, सी है। तो इस तरीके से इसमें ई सी डी बी सी ऑप्शन आ रहा है, ई सी डी बी सी ये बन रहा है। तो ई सी डी बी सी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें गिनना होता है कितने इसमें अक्षर दिए गए हैं, उसके बाद पेयर बनाते हैं। अगर 12 है तो 3 3 का बन सकता है, 4 4 का बन सकता है, अगर 15 है तो 3 3 का बन सकता है, 5 5 का बन सकता है, जैसे बना पाए और जैसे उत्तर आ जाए। इसमें 4 4 का बन रहा था और 4 4 में ही उत्तर भी आ गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही होगी, बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके की आकृति में त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी ए बी सी और डी, ई यहाँ पर हो जाएगा एफ जी एम एन। तो अब त्रिभुज गिनते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहला जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों ए बी और ई का बन रहा है, ए बी और ई। तो पहला त्रिभुज जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी और ई। दूसरा त्रिभुज जो बना है वो सी डी ई का बन रहा है, सी डी और ई का बन रहा है, तो दूसरा हो जाएगा सी डी ई का। तीसरा त्रिभुज होगा ई एफ जी का, ई एफ जी, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा बी सी ई का, ये चौथा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा एफ बी और एम का, और छठा हो जाएगा आपका सी एन और जी का। अब देखिए बाकी और कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये आपका वर्ग बन रहा है जो कि एम एन जी एफ के बीच में है, ये वर्ग बन रहा है। ए बी सी डी का भी वर्ग ही है। तो बस 6 ही त्रिभुज बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है 6 वाला, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में उनके हिंदी अंग्रेजी उर्दू भाषाओं के ज्ञान के सर्वेक्षण किया गया। 1000 व्यक्तियों के, वह सर्वेक्षण परिणाम नीचे दिए गए आरेख में प्रदर्शित है। जो आपको आरेख दिख रहा है इसमें बताया गया है
उन व्यक्तियों की संख्या का जो उक्त तीनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते हैं। यानी कि ये जो है यहाँ पर तीनों भाषाओं को जानने वालों की संख्या दिख रही है। बताना है कि उन व्यक्तियों की संख्या का जो उक्त तीनों भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों का ज्ञान जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं यानी हिंदी, अंग्रेजी को जानते हैं, इन दोनों के बीच अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल 1000 व्यक्ति हैं। तो प्रश्न में दिया गया है किसी भी भाषा को ना जानने वाले 1000 में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी भाषा को नहीं जानते हैं। तो इसको जानने के लिए यहाँ पर आपको जितनी भी संख्याएं दी गई सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 170 प्लस 105 प्लस 180 प्लस 175 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 200। जब इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपको मिलेगा 993। तो 1000 में से जब 993 आप घटाएंगे तो 7 बचेगा। यानी कि किसी भी भाषा को ना जानने वालों की संख्या 7 है। किसी भी भाषा को ना जानने वालों की संख्या 7 है। और तीनों भाषाओं को जानने वालों की संख्या कितनी है? तीनों भाषाओं को जानने वाले की संख्या जो है वो 175 है। तो 7 और 175 ये आपका अनुपात बन रहा है। 7 और 175 का जो है अनुपात बन रहा है। लेकिन ये तो अभी कट जाएगा। 7 और 175 जो है ये डिवाइड हो सकता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35 यानी 25 हो रहा है। तो इस तरीके से इसका अनुपात क्या बनेगा? 1 और 25 का अनुपात बनेगा। तो 1:25 का अनुपात जो होता है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 1/25। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1/25 का सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अनुक्रम क्या दिया गया है? SCD, TEF, क्वेश्चन मार्क WKL। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी, कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं SCD। देखिए S जो होता है वो होता है 19 पर, C 3 पर और D 4। SCD से TEF तक जाने के लिए क्या हुआ है? यहाँ पर देखिए S 19 पर और T जो होता है वो 20 पर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या हुआ है? +1 हुआ है। फिर C 3 पर, F जो होता है 5 पर, तो C से F तक आने के लिए क्या हुआ है? प्लस में 2 किया गया है। और D से F तक आने के लिए F जो होता है 6 पर होता है, +2 किया गया है। यानी SCD और TEF में 1 + 2 हुआ है। उसी तरीके से TEF से UGH तक जाने के लिए क्या हुआ है? तो T 20 पर होता है, U जो होता है 21 पर होता है यानी +1 हुआ है। E 5 पर होता है, G 7 पर होता है तो 5 + 2 7 हो जाएगा यानी +2 हुआ है। F 6 पर होता है और H जो होता है 8 पर, तो 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 1 +1 + 2 हुआ है। तो इसी तरीके से अब UGH में अगर हम ऐसे ही जोड़ते हैं, UGH में अगर हम सबसे पहले U 21 पर होता है, इसमें +1 करेंगे तो V आ जाएगा। G 7 पर होता है, इसमें +2 करेंगे 7 2 9 यानी कि I हो जाएगा। H 8 पर होता है, इसमें +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 पर J होता है तो VIJ ये इसका सही उत्तर आ रहा है। तो VIJ ऑप्शन नंबर C में दिया गया, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। VIJ पर अगर हम यही नियम लगाएंगे तो हमें क्या WKL मिलेगा? WKL मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना है। तो B 22 पर होता है, W 23 पर होता है तो +1 करेंगे तो 23 हो जाएगा, ये मिल रहा है। I जो होता है 9 पर होता है, K होता है ये 11 पर होता है तो I 9 और +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये भी हो रहा है। J 10 पर होता है, L 12 पर होता है तो J में +2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ये भी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका C जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है
टी जे की पुत्री है, जे एस का भाई है, एस पी की माता है, टी पी से किस प्रकार से संबंधित है। यानी टी और पी का हमें संबंध बताना है, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। इसको देखिएगा, ये जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना है कि जो टी है वो जे की पुत्री है। टी जे की पुत्री है, यानी जे ऊपर लिखा जाएगा और टी को नीचे लिखा जाएगा। पुत्री हो या पुत्र हो, उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक। उसके बाद में क्या दिया है, जे एस का भाई है। जे जो है वो एस का क्या है, भाई है। ठीक, भाई हो गया, ये पुत्री हो गई। उसके बाद में क्या दिया गया, एस जो है वो पी की माता है। एस जो है वो पी की माता है। चलिए ठीक है, ये माता हो गई। तो बताना यह है कि टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, जे जो है एस का भाई है और एस का पुत्र जो है वो पुत्र या पुत्री पी हो जाएगा। तो पी का टी से क्या संबंध हो जाएगा, चचेरी या ममेरी बहन हो जाएगी। बहन ही होगी ना, भाई की बहन, यानी कि भाई की बहन की जो पुत्र या पुत्री होगी उसका जो संबंध हो जाएगा वो चचेरी या ममेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिशा और दूरी से संबंधित है। आर्यन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पे मान लीजिए आर्यन है और इसका मुंह अभी जो है वो पश्चिम की ओर है। दाईं ओर मुड़ता है, यानी यहाँ से तुरंत आपका दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पर इस तरीके से चला नहीं, वहीं पे खड़े खड़े मुड़ गया। ठीक। और 20 मीटर तक चलता है, मुड़ के 20 मीटर तक चला, यहाँ तक पहुंचा, 20 मीटर हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। देखिए यहाँ पर ये दाईं ओर मुड़ा तो दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। अब जब बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है, यहाँ से 10 मीटर चलता है बाईं ओर। अब इसका जो राइट है इधर है और लेफ्ट आपका नीचे की तरफ है। वहां से फिर वह 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर का मतलब हो जाएगा, आप दिशा आपको जानकारी होनी चाहिए, दिशा की जानकारी होनी चाहिए। तो ऊपर की ओर जो होता है उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण। आपका जो दाहिनी ओर होता है पूर्व होता है और जो बाईं ओर होता है वो पश्चिम होता है। तो 7 मीटर उत्तर की ओर चला, यानी यहाँ से ऊपर अब जाना है सीधा, यहाँ तक 7 मीटर। ठीक, 7 मीटर चला और फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम किधर है आपका, बाईं ओर। तो यहाँ से 10 मीटर वो पश्चिम की ओर चला, यहाँ पर आ गया। वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में है ये बताना है, यानी इसमें दिशा बतानी है। यहाँ पर था, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ से अगर हम दिशा दूरी बनाए, यहाँ से अगर हम दिशा दूरी बनाए तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक उत्तर है और ये पश्चिम है, इसके बीच में ये पहुंचा है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर हो जाएगा। ये जो बीच की दिशा है इसको हम पश्चिम उत्तर कहते हैं। तो पश्चिम उत्तर किसमें दिया गया है, पश्चिम उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई कोलकाता मंगलोर के मध्य एक संबंध है। जिस प्रकार का संबंध मुंबई कोलकाता और मैंगलोर का है, उसी प्रकार का संबंध इनमें में से 4 में से एक का किससे होगा, जो संबंध इन तीनों में है। अब तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें देखेंगे तो मुंबई कोलकाता और मंगलोर ये तीनों जो हैं ये तटीय क्षेत्र वाले शहर हैं, यानी तटीय क्षेत्रों में ये बसे हुए हैं। ठीक। हैदराबाद, दिल्ली और जयपुर ये जो हैं तट के किनारे नहीं हुए, यानी किसी भी समुद्र के किनारे नहीं है, तटीय शहर नहीं है। लेकिन कोचीन जो है केरल में, ये भी तट के किनारे है। तो ये इस तरीके से इसमें जो बन रहा है कोचीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर संख्या सारणी दी गई है, बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 8, 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे, 8, 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 65 नहीं आएगा। कितना आएगा, 8, 7, 15 और 9 हो जाएगा 24, 65 नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा, 8 को 7 से गुणा करते हैं, 8, 7
को गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा और प्लस 9 करते हैं तो 8 सत्ते 56 और प्लस 9 हो जाएगा आपका 65, यानी ये आ गया। दूसरा भी ऐसे ही करते हैं तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, तो 8 3 24 और प्लस 10 34 हो जाएगा। 34 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इस वाले प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 34 होगा। अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है IJKLM 5 दोस्त हैं। IJKL और M 5 दोस्त हैं। ये दोस्त जो है व्यवस्था से संबंधित है प्रश्न ये। तो IJKLM 5 दोस्त हैं। K की आय जो है वो L की आय से ज्यादा है, यानी K की जो आय है वो L की आय से ज्यादा है, L उसकी कम है, लेकिन M की आय से कम है। K की जो आय है वो M की आय से कम है, यानी M की आय K की आय से ज्यादा है। आगे दिया गया है J की आय सबसे कम है। J की आय जो है वो 5 लोगों में से सबसे कम है। I की आय जो है वो K की आय से कम है। I की आय जो है वो K की आय से कम है। K की आय से कम तो 2 लोग हैं, L भी कम है, L और J भी कम है, यानी कि I जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है और I जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो बताना क्या है, किसकी आय सबसे अधिक है। चलिए आई की तो व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई कहाँ पर आएगा। सबसे ज्यादा आय किसकी है, सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, ये बताना है। तो आय सबसे अधिक एम की है, तो एम इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम किस में दिया गया है, एम ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देखते हैं। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से कटने के लिए कुछ संख्या में शर्टें थी, यानी शर्ट की कुछ थान थी कटने के लिए। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काटा। ठीक, प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट दिया। एक थान को 11 टुकड़ों में अगर बांटना हो तो उस थान को 10 बार काटेंगे, यानी एक थान को अगर हम 10 बार काटेंगे तो 11 टुकड़ों में वो कट जाएगा। ठीक है, उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की, यानी कि अगर एक थान में काटना हो तो 10 कट लगाएंगे तो भी 11 टुकड़े बनेंगे। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की, ठीक, एक मिनट में उसने 50 कट लगाए। तो बताना ये है कि वो 25 मिनट में कितने थान काट लेगा, 25 मिनट में कितने थान काट लेगा। चलिए ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले 1 मिनट में कितने थान काटेंगे ये निकालना है। तो एक थान को काटने के लिए उसने कितने कट लगाए थे, 10 कट लगाए थे, हमने शुरुआत में ही बताया था प्रश्न के। तो एक थान को काटने के लिए अगर 10 मिनट लगाए हैं तो 1 मिनट में कितने थान काटेगा। तो 1 मिनट में कितने थान काटने के लिए हम याद करने के लिए 50 को 10 से भाग कर देते हैं, 100 से नहीं 10 से। तो 50 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 1 मिनट में वो 5 थान काटता है, 1 मिनट में 5 थान काट लेता है। तो फिर 25 मिनट में वो कितने थान काटेगा, 25 मिनट में ज्ञात करने के लिए 25 को 5 से गुणा कर देते हैं। 25 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी कि 25 मिनट में वो 125 थान काट लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अन्य से सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर आपको क्या लगता है, क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसको दोस्तों 24 घंटे के बाद में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपको इसका प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।